वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2016 में, तो मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपके प्रीलिम्स में पूछे गए थे, क्या कट ऑफ थी उस टाइम पर और किन टॉपिक पर आपको अभी फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही आपका नज़दीक है और हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग आपका पेपर यहाँ पर सेट होता है, तो उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले एक लाइफ चेंजर कोट के साथ शुरुआत करते हैं। जिस काम को करने में आपको डर लगता है उसको करके ही दिखाना, ये साहस कहलाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा या इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, तो अगर आप वहाँ पर ट्राई करते हैं तभी आप यहाँ पर विन वाली रेस में शामिल हो सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल ट्राई नहीं किया तो आप यहाँ तक तो कभी भी नहीं पहुँच पाओगे, ये आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हो और आप लगातार ट्राई करते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रीलिम्स का पेपर जो 2016 में हुआ था, और प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, क्या क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी तरह से मेंस की पेपर एनालिसिस और इसका मेंस में क्या क्या टॉपिक आपके पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको 19 नवंबर 2016 का पेपर बताऊंगा। इसमें क्या था कि रीजनिंग और क्वांट में आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 80 नंबर के थे और 80 क्वेश्चन वहाँ पर आए थे। तो मेरे पास में एक स्कोर है जो कि उत्तर प्रदेश का है दोस्तों, जनरल कैटेगरी का। तो ये रिपोर्ट कार्ड है प्रीलिम्स का। अब देखो इसमें क्या है कि मैक्सिमम स्कोर जो है 40 नंबर का आपका रीजनिंग था, 40 आपका न्यूमेरिकल था। तो यूपी में अगर आप रहते हैं तो जो कट ऑफ थी वो रीजनिंग में 18.25 रखी गई थी और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 16.25, और कोई मिस्टर एक्स हैं तो उनके मार्क्स जो हैं वो 33.75 जो है वो रीजनिंग में थे और 29.25 ये न्यूमेरिकल एबिलिटी में थे। तो इनका टोटल स्कोर आया 63 और यहाँ पर लाने कितने थे 64.75। तो इस वजह से यहाँ पर स्टार आ रहा है। तो ये कैंडिडेट क्या है, फेल इस एग्ज़ाम में कर गया। ओके, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी जब आपको एग्ज़ाम ये वाला देना है तो इसमें आपको प्रीलिम्स दो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन आपको इंडिविजुअली हर एक सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करनी होती है, प्लस आपको ओवरऑल क्लियर करनी होती है। अब देखो यहाँ पर 18.25 से ज़्यादा मार्क्स हैं, 16.25 से ये वाले मार्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन इन्होंने एक सेट कर दिया कि 80 में से जिन जनरल कैंडिडेट का इतना स्कोर होगा उनको ही केवल यहाँ पर एंट्री मिलेगी मेंस का पेपर देने की। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आपका ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल लेवल का एग्जाम होता है इसमें प्रीलिम्स के बाद में केवल मेंस होता है, कोई इंटरव्यू जैसा कोई काम यहाँ पर नहीं होता है। तो मेंस की ही कट ऑफ बनती है और इसको 100 में नॉर्मलाइज भी किया जाता है। अब मेंस की अगर मैं स्टेट वाइज की बात करूँ तो देखो यहाँ पर हर एक स्टेट का बताया है। उत्तर प्रदेश का 64.75, और अगर हम बात करें आसाम का 57, आंध्र प्रदेश का 71, ये दोस्तों 80 में से है। ओके, यहाँ पर जनरल की बात की गई है। ओके, कट ऑफ जनरल बेसिस पर मैंने यहाँ पर केवल नोट किया है। ओके, अगर मैं आगे बात करूं महाराष्ट्र में 67, पंजाब में देख लो 72, तो माना जाए कि जनरल में तो 100% मार्क्स अगर आप यहां पर ला रहे हो तब भी वो कम पड़ जाते हैं एक तरह से। अब आप खुद देख लो कि 80 में से आपको 72 लाओगे, अगर जिसका 70 होगा वो भी एग्जाम से बाहर हो गया, मतलब कि कितना हाई कट ऑफ इसमें क्लरिकल वाले एग्जाम्स में जा रहा है। ओके, तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। इस वर्ष आप उम्मीद ये करें कि कम से कम 80 का पेपर है आपका, तो क्वांट भी 100% करें और रीजनिंग भी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लें कि इन दोनों में एक आधी क्वेश्चन छूट पाए, वरना आप 100% अटेम्प्ट करके आए। अब मैं आपको टॉपिक बता दूं, क्वांट में जो 40 मार्क्स आपके आए थे इसमें नंबर सीरीज जो है 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, वेरी इजी। अब ये जो टॉपिक पूछे गए थे यहाँ पर आपका नंबर सीरीज, ये जितने भी स्लॉट हुए थे हर एक स्लॉट में सेम पैटर्न इनका फॉलो हुआ था। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में, ये भी बहुत ज़्यादा आसान थे, तो लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है इसको मैं केवल एक सेट पूछा था, 5 नंबर का था। कहीं पर टेबल पूछ लिया था, एक पाई चार्ट के साथ पूछ लिया था, लेकिन आसान बहुत था। और जो मिसेलियस थे 15 क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ही लोगों की गलतियां मोस्ट ऑफ होती हैं, क्योंकि मिसेलियस की प्रैक्टिस हम लोग इतनी नहीं कर पाते। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन जब आसान आ रहा है तो आप उसको बनाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा टाइम दो, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ओके, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अब अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आपके सेलोगिज्म से पूछे थे, इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन थे। सेलोगिज्म में आइदर और की कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन थे, लेकिन आपने बनाए होंगे आसान थे। इनइक्वालिटी भी आसान था, मतलब 10 मार्क्स आप यहां से इस वाली बाउंड्री से ला सकते हो।
अब अगर मैं आगे बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बहुत आसान था। 7 पर्सन थे, सबके सब नॉर्थ की ओर डायरेक्शन में बैठे हुए थे, लीनियर अरेंजमेंट था इसमें, सिंगल लाइन में, तो ये आसान क्वेश्चन था। और एक सर्कुलर था, इसमें भी 7 पर्सन बैठे थे जिनका फेस जो था वो सेंटर की ओर था, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर भी लोगों ने 10 मार्क्स बनाए। अब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में भी बनाए, और जो मिसेलिनियस था ये भी दोस्तों बन जाता है, 15 क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इसके क्वेश्चंस आपके इंक्लूड रहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्या है कि आपको एक बड़ी सी सीरीज दी होती है, अब जैसे लिखा है 1 B A @ N P U, तो इस तरह से आपको एक सीरीज दिया है, फिर इस सीरीज पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आ जाते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज पर भी आते हैं क्वेश्चन, तो वो कुछ कुछ ऐसा ही रहता है, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छी कर कर जाएं। अब जो अगर मैं बात करूं मेंस के एग्ज़ाम की, तो जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था ये हमारा ऑफिस असिस्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर करेक्ट कर लें। क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम था जो कि 18 दिसंबर 2016 को हुआ। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो मेंस का पेपर था इसमें आपका कंपोजिट टाइम आपको 2 घंटे का मिला था, 120 मिनट का। रीजनिंग और क्वांट ये केवल आपके 50-50 नंबर के रहते हैं, 40 क्वेश्चन 50 नंबर। बाकी जनरल अवेयरनेस ये आपके 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन रहते हैं, और इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में दो और साथ में केवल आप हिंदी जो है वो दे सकते हो, या फिर आप पूरा का पूरा पेपर जो है वो आप हिंदी में दो और साथ में आप जो इंग्लिश वाला ऑप्शन है A4A और 4B ये आप इंग्लिश में दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर आएगी। ओके, एक कुछ लोग ये पूछ रहे थे जैसे ही सर एग्जाम स्टार्ट होता है तो वहाँ पर ये पूछता है प्रेफर्ड मोड ऑफ लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप पूरे पेपर को देना चाहते हैं। तो अगर आपने वहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया तो आपका पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए चॉइस आएगी कि आप जो इंग्लिश का और हिंदी का 4A और 4B ये किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ बहुत लोगों की डाउट है, तो उसमें बिल्कुल टेंशन मत लें। अगर आप पूरा पेपर इंग्लिश में सेलेक्ट करके दे रहे हैं तब भी आपको इंग्लिश और हिंदी में चॉइस मांगेगा कि आप इसको इंग्लिश में अटेम्प्ट करोगे या हिंदी में करोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगी। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के होते हैं। ओके, और ये 200 क्वेश्चन 200 नंबर के रहते हैं, ये पैटर्न रहता है, कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता है। अब अगर मैं मेंस के पेपर की बात करूँ तो ये मेरे पास में बिहार स्टेट का रिजल्ट है, ST कैटेगरी का है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम स्कोर जो है 40 का था ये, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सारे स्कोर नॉर्मलाइज करके 40-40 में ये कर देते हैं। ओके, बाद में जब फाइनल रिजल्ट निकालते हैं मेंस का तो वो आपका 100 में निकलता है। अब ये कोई मिस्टर एक्स कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 44.72 आए हैं 100 में से। ओके, तो इसमें क्या था कि अगर मैं ST की बात करूं तो इसमें 40 रीजनिंग था, कट ऑफ जो थी वो 17.50 थी, इनके 25 मार्क्स आए। कंप्यूटर में 40 में से 22.75 मार्क्स लाने थे, इन्होंने 29 नंबर लाए। जनरल अवेयरनेस में 7.75 लाने थे, इन्होंने 22.75 लाए। इन्होंने इंग्लिश और हिंदी में इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट किया जिसमें 40 में से केवल 2.25 मार्क्स इनको लाने थे, लेकिन इनके मार्क्स आए 5। इन्होंने सारे सेक्शन जो है वो कट ऑफ क्लियर कर दिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 में से 10.50 लाने थे, इनके 12.75 आए। अब 200 नंबर का पूरा पेपर था, इसमें इनके नंबर आए 89.44, जिसको दोस्तों 100 में से नॉर्मलाइज करके इन्होंने 44.72 कर दिया। ओके, मतलब जस्ट हाफ। अगर आप ध्यान रखें कि मेंस में अगर आप 150 मार्क्स लेकर आए हैं तो जो मेंस का 100 नंबर पे रहेगा तो 100 में से 75 आपके बन जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट जब ये दिखाते हैं तो 100 में से दिखाते हैं। तो इनके 100 में से 40.75 आया, जिसमें लिखा है कि यू हैव नॉट बीन कंसीडर्ड फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट, मतलब कि इनकी जॉब नहीं लग पाई। ओके, अब मैं आपको स्टेट वाइज बता रहा हूँ, ये मैंने छोटा सा ही सैम्पल डेटा लिया है। इस लिंक पर, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, लिंक है ibps.in/, ये पूरा लिंक खोलेंगे तो पूरी PDF पर आपको हर एक स्टेट का, बैंक का सारा डेटा आपको मिल जाएगा पूरी PDF फाइल में। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ कैसे पढ़ना है। देखो, बिहार की अगर मैं बात करूँ तो SC में 68.78 मार्क्स लाए थे, तब SC वालों का सिलेक्शन हुआ है। प्रोविजनल अलॉटमेंट में 67.35 ST को लाने थे, OBC को 74.13 और अनरिजर्व को 81.63। तो आप ये देख लो, 200 में से 81.63, ओके, ये लगभग आपके नंबर हो जाते हैं 163 के नियर अबाउट में। ठीक है, तो इतने मार्क्स जिस बंदे ने जनरल कैटेगरी का होगा, बिहार में रहता होगा, अगर उसने मार्क्स लाए होंगे तभी उसको प्रोविजनल अलॉटमेंट में बैंक मिली होगी, नहीं तो उसको नहीं मिली होगी। ओके, ये यहाँ पर लिखा है, बाकी सबका कैटेगरी वाइज डेटा दिया है। तो आप इस PDF को जरूर देख लें और पूरा एक बार एनालिसिस कर लें कि किस तरह से क्या मेजरमेंट यहाँ पर हुआ है।
ये बिल्कुल सिंपल सीन है कि आप जब 200 नंबर का पेपर देकर आते हो मेंस का, तो आपका रिपोर्ट कार्ड जो आएगा, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर वो 100 में कर देते हैं, जस्ट हाफ कर देते हैं यार। और कोई नॉर्मलाइज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी हमने पीछे रिपोर्ट कार्ड देख लिया था। यहाँ पर क्या था कि देखो, यहाँ पर आप ये देख लो कि टोटल जो है 89.44 आए हैं, और इसका हाफ करके इन्होंने दिखा दिया है 44.72। ओके, तो यही चीज़ की है। यहाँ पर 200 में से था, तो यहाँ पर इन्होंने 100 कर दिया, और 89.44 का हाफ करके 44.72 कर दिया। ठीक है, और बिहार में जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 67 पॉइंट SC ST के लिए, और जनरल का मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। ओके, तो ये चीज़ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर मैं पंजाब की बात करूँ, तो पंजाब में जो अनरिजर्व कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है वो 78.88 पर हुआ है। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। एक जगह का कितना है, 88.28 भी है जम्मू एंड कश्मीर का। तो आप ये देख लो कितना मार्क्स यहाँ पर 176 के नियर अबाउट में यहाँ पर लोगों ने मार्क्स लाए होंगे जनरल में 200 में से, तभी उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो पाया होगा। ओके, अब टॉपिक बता दूं क्या पूछा था। पेपर काफ़ी अच्छा खासा लेवल का था। पजल के 10 क्वेश्चन थे, जिसमें 8 फ्लोर 22 पर्सनस को अरेंज करना है। मंडे टू फ्राइडे सेमिनार है, 10 पर्सन को आपको अरेंज करना था। तो इसमें क्या था कि कुछ ऐसे पर्सन थे जो 2 दिन भी यहाँ पर बैठते थे, तो इस तरह से था। ओके, अब अगर मैं कहूँ सिटिंग अरेंजमेंट जो है, उसमें क्या था कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट इनवर्ड आउटवर्ड का था, 8 पर्सन को अरेंज करना था। एक सिटिंग अरेंजमेंट में नॉर्थ और साउथ फेसिंग था आपका। ओके, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन पूछे थे। अब ये न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न दोनों की प्रैक्टिस आप करके जाओ। न्यू पैटर्न में क्या है कि साथ में नंबर होता है, ठीक है, और उसके साथ में अल्फ़ाबेट भी दे देते हैं, और प्लस एक स्पेशल सिंबल दे देते हैं, जैसे कि 2P $, इसके बाद कुछ और लिखा है। तो इस तरह से इनको अरेंज करना होता है कोडिंग डिकोडिंग में। सेलोगिज्म के दोनों पैटर्न कर लो, न्यू भी कर लो और ओल्ड भी कर लो। न्यू में क्या है कि आपको कंक्लूजन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वेरीफाई करना है। कभी कभी स्टेटमेंट दिया होता है, कंक्लूजन दिया होता है, वो वेरीफाई करना होता है। तो इसके बहुत सारे वीडियोस मैं अब तक लेकर भी आ चुका हूं, और भी लेकर आऊँगा दोस्तों। ब्लड रिलेशन डिस्टेंस रैंकिंग के क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे गए थे, और डेटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये तो पूरा रीजनिंग का पेपर था। रीजनिंग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था यहाँ पर, और आप एक अच्छा स्कोर भी यहाँ पर कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है तब। क्वांट में अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो देखो 3 तो टेबलर DI के क्वेश्चन थे, जो कि 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे टेबल DI के। ओके, क्वाड्रेटिक जो है 5 मार्क्स था, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक में हमने 2 तरह के क्वेश्चंस कराए हैं। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो DI पूछी गई थी, जिसमें क्यूबिक फॉर्मेट में था। ओके, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाए। और जो नॉर्मल क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, 2x² + 5x + 225 = 0, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो डिस्कस होते हैं, तो आप इनको भी कर लें। ओके, अब अगर मैं आगे बात करूं डेटा सफिशिएंसी की, तो ये 5 नंबर का था। इसमें क्या था, मैथ्स में जब डेटा सफिशिएंसी आती है तो आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते, मिसलेनियस पार्ट कहीं से भी पूछ लिया आता है। और जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसमें टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एजिज, SICI और एवरेज और टाइम एंड वर्क, ये सारे आपके टॉपिक यहाँ पर बन जाते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली पेपर जो है वो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहाँ से DI से बना लेते हो, क्वाड्रेटिक से बना लेते हो, मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई टॉपिक हमें आता है, मेंसुरेशन साथ में पूछ लिया, तो हमसे वो क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पर बनती हैं। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, जिन लोगों ने इंग्लिश किया या हिंदी किया, तो गद्दांश हिंदी वालों का पूछा गया था, और बर्तनी मतलब कि जो अशुद्ध बर्तनी, जो गलत वर्ड थे, वो पूछे गए थे, और जो त्रुटि छांटना था वो पूछा गया था। ओके, और फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको हिंदी में भी पूछा गया था। तो ये तो इंग्लिश का पैटर्न था, और साथ में दोस्तों हिंदी का भी पैरेलल था। लेकिन क्या है कि जिन लोगों ने हिंदी सेलेक्ट करा, उनको अगर हिंदी में प्रैक्टिस अच्छी की है तो वो कर सकते हैं। हिंदी की आप मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आप हिंदी में तैयारी करना चाहें तो बुक्स, मटेरियल सब कुछ मैंने वहाँ पर बताया है। हिंदी में एक ल्यूसेंट की बुक आती है, आप उस बुक से प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके वहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। और इंग्लिश में तो आप जो भी PO एग्ज़ाम कहीं पर भी किसी का प्रैक्टिस सेट मिल जाए, उसका बनाते रहो। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, तभी आप वहाँ पर नंबर ला सकते हो। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो लगभग आप 4 मंथ का GK जो है, करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, स्टैटिक GK पढ़ते रहो, अपॉइंटमेंट जो भी होते रहे उनको पढ़ते रहो, स्टेट की जानकारी रखो, डांसेस देखो, क्या कल्चर है, वो सारे टॉपिक आपके स्टैटिक GK का पोर्शन जो है उसमें पूछ लिए जाते हैं। ओके, साथ में फाइनेंशियल न्यूज़ का भी एनालिसिस दोस्तों करते रहो।
अब अगर मैं कहूँ कंप्यूटर की बात, तो कंप्यूटर में क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, एक बुक आप ल्यूसेंट की लेकर ख़त्म कर दो और यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी जाते हैं, काफ़ी आसान होते हैं। इनपुट आउटपुट, कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन पे आउटपुट डिवाइस है, ऑफिस के क्वेश्चन, मैक्सिमम जूम साइज़ MS वर्ड में और ऑफिस में, ये आपसे पावर पॉइंट में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ओरिएंटेशन जो है, लैंडस्केप, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आप इनको भी माइंड में प्रैक्टिस करके जरूर जाओ। टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, कंप्यूटर की हिस्ट्री, ओके, जनरेशन्स, तो ये टॉपिक आपके वहाँ पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो आप तैयारी कर रहे हो, तो छोटे छोटे कदमों से ही लंबी दूरी जो है वो तय की जा सकती है। तो ये बात ध्यान रखना कि डायरेक्टली जंप करने की कोशिश करोगे तो कहीं पर गिर जाओगे। स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ते हो और स्टेप बाय स्टेप अगर आप मूव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पर जो सक्सेस बनी है वहाँ तक आप बहुत जल्दी पहुँचोगे। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, केवल आप अपनी जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें जो आप परिश्रम कर रहे हो, इन्हीं परिश्रम को आप जल्दी से एक अच्छे वे में कर ही सक्सेस तक पहुंच सकते हो। ओके, तो ध्यान रखना, अपनी तैयारी को बनाए रखो। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर पूछो, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि अगर आप, मैं आपको एक बार हमेशा बताता हूँ कि आप जीरो से यहाँ पर मिडिल में आए हो और बिल्कुल आप हीरो बनने वाले हो, तो अगर आप यहाँ से लौट कर जाते हो तो फिर से आप जीरो बन जाओगे। और एक आपने इतने दिन तैयारी करी है और एक ऐसा पर्सन जो कि तैयारी नहीं करता है और वो एक नौकरी कर रहा है या फिर उसने कभी तैयारी नहीं की, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो अगर आपने थोड़ा सा पुश अपने आप को किया है तो थोड़ा सा पुश और करो और जल्दी से ही इस सक्सेस के पॉइंट पर दोस्तों पहुंच जाओ। तो मैं आपकी हर एक मोड पर दोस्तों आपकी हेल्प करता रहूँगा इस तरह से ही। अगर आपका कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछें। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों विचार ज़रूर रखें इस चैनल के बारे में, आप कैसा सोचते हैं। और अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।